Hello dear students, welcome to MCQs Expert Series of क्लास 10 जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 के MCQs फ्रॉम ओसवाल बुक। चैप्टर 6 यानी कि ट्रायंगल्स, इसके हम MCQs डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट ABC and BDE are two equilateral triangle such that D is midpoint of BC. Ratio of areas of triangle ABC and BDE, ये हमें बताना है। ओके, सबसे पहले अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ड्रॉ करता हूं जिसको मैंने नाम दिया ABC, ABC। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D मिड पॉइंट है BC का, D मिड पॉइंट है। एंड एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी है? BDE। अब BD तो ये रहा, एक E बनाना है हमें। बाहर की तरफ मैं एक ट्रायंगल इस तरीके से बना देता हूं, आप चाहें तो अंदर भी बना सकते हैं E पॉइंट को इधर लेके। ओके, ये दो ट्रायंगल्स हैं जिनका मुझे एरियाज का रेशियो निकालना है। तो देखो, सबसे पहले बात, इसके अंदर जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे दैट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। मान लो कोई भी दो ट्रायंगल में ले लेता हूं, लेट ABC सिमिलर टू DEF। ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, तो इनके एरियाज का रेशियो, अगर ये सिमिलर हैं तो इनके एरियाज का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड जैसे AB और DE ले ली मैंने, इनका जो रेशियो है इनके स्क्वायर के सॉरी इनके स्क्वायर के इक्वल एरिया का रेशियो निकलता है। इसी तरीके से जैसे BC अपॉन EF होल स्क्वायर, या मैं कह सकता हूं AC अपॉन DF होल स्क्वायर। तो ये एरिया का रेशियो होता है। अब क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हम जानते हैं कि सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं क्योंकि उनके सभी एंगल्स इक्वल हैं, 60 60 60। तो ये ट्रायंगल्स तो सिमिलर हैं, बस हमें मेन बात ये देखनी है कि इनके साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है। तो हमें साइड्स का रेशियो देखो, अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ, ये E पॉइंट है, BDE है ये, तो EBD, अगर इनके एरिया का रेशियो देखता हूं तो कोई भी एक साइड इसकी उठा ली मैंने और कोई भी एक साइड इसकी उठा ली मैंने और इनका स्क्वायर करना है, यही एरिया का रेशियो होगा। ओके, अब क्योंकि D मिड पॉइंट है तो मैं जानता हूं BC क्या होगा, डबल ऑफ BD। BD का ट्वाइस हो गया ये, क्योंकि D मिड पॉइंट है तो BD से BD कट हो गया, और ये 2/1, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं देन आई विल गेट 4/1, यानी कि जो रेशियो होगा वो 4:1। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सीधा सा देखो, इस क्वेश्चन के लिए आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं से सोच सकते थे। मिड पॉइंट है, साइड्स का रेशियो हो गया 2:1 का, तो एरिया का रेशियो उसका स्क्वायर 4:1 का, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Sides of two similar triangles are in ratio 4:9. Areas of these triangles are in ratio, स्क्वायर कर दो सीधा, 16:81, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इन द फिगर गिवन बिलो एंगल BAC इज 90 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर है यानी कि जो ये एंगल है वही ये 90 के इक्वल है और ये भी 90 के इक्वल है, ये दोनों चीजें दी हुई है। अब देखो, ये एंगल अगर परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 होगा लीनियर पेयर से। देन अब इसमें से कौन सा ट्रू है हमें ये बताना है। पहले तो आपको क्या चीज करनी है कि ये डायग्राम आप याद रखें,
और इसके साथ 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपको याद रखने हैं, वो आपको याद रखने हैं, एनसीईआरटी के ही रिजल्ट्स हैं ये। तो इसमें सबसे पहले होता है कि एडी स्क्वायर, जो ये वाली बीच वाली साइड है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बीडी इंटू डीसी के। तो ये आपको याद रखना है, बीडी इंटू सीडी, ये आपको याद रखना होगा। अच्छा, इसी तरीके से एक होता है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी देखो ये वाली साइड ली है मैंने ए बी, तो इधर वाली साइड लेनी है बी डी, बी डी, और पूरी साइड लेनी है बी सी, बी सी। अच्छा, इसी तरीके से एक और रिलेशन होता है ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए सी स्क्वायर होता है सी डी इंटू पूरी साइड बी सी। देखो ये वाली साइड है तो इधर भी ये वाली साइड लेनी है डी सी, और फिर पूरी साइड, तो मैं इसे लिख सकता हूं सी डी इंटू बी सी। ये 3 रिजल्ट्स मैंने आपको याद करने को इसलिए कहा है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे इसके अंदर पूछा गया है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो हमें बार बार वो सिमिलरिटी वाला रूल यूज करके इसको सोल्व नहीं करना पड़ेगा। बाकी इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम करते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट रिजल्ट मुझे याद है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मैं चेक करता हूँ। ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर तो कहीं है नहीं, देखो बी सी स्क्वायर में कोई रिजल्ट बनता ही नहीं है, इसमें बी सी स्क्वायर में कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा, तो बी सी स्क्वायर वाला तो हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, जो हाइपोटेनस है 90 डिग्री इधर है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड बी सी, जो सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल के अंदर, इसके स्क्वायर के इक्वल का कोई रिलेशन नहीं बनता है, तो वो ये तो हम कट कर देंगे डायरेक्ट। अब ए डी स्क्वायर इक्वल टू में, अब ए डी स्क्वायर है तो वो बी डी इंटू सी डी होगा, बी डी इंटू सी डी, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, अब ये कैसे हुआ और कहां से आते हैं ये रिजल्ट्स, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है, सॉरी सिमिलर करनी है ट्रायंगल। कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर करनी है, इसमें 3 ट्रायंगल बन रही है, एक ये एबीडी, एक एडीसी और एक कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी। कौन कौन सी ट्रायंगल हमें सिमिलर करनी है, ये कैसे पता चलेगा, जिस भी चीज का स्क्वायर चाहिए वो साइड दोनों ट्रायंगल में आनी चाहिए। जैसे मान लो मुझे एडी का स्क्वायर चाहिए, तो एक ये वाली ट्रायंगल लूंगा, एक ये वाली लूंगा, एडी दोनों में आ रही है, एडी इसमें भी आ गई, एडी इसमें भी आ गई, तो ठीक है। अब मैं सिमिलर कैसे करूंगा, देखो ये कंप्लीट एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है, इस एंगल को एक बार के लिए मैं थीटा मान लेता हूँ, थीटा, या कुछ भी आप मान सकते हैं, लेट एक्स मान लो, आप चाहो तो एक्स मान लो, कुछ भी, थीटा मैंने एज्यूम कर लिया। ओके, इसको थीटा मान लिया और ये 90 है, तो मुझे पता है इसको x मान लेते हैं, x 90, मुझे पता है टोटल सम 180 होता है, तो थर्ड एंगल बचा 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। ओके, अब देखो ए बी डी ट्रायंगल के अंदर देखो ए बी डी, अगर ये x है और ये एंगल 90 है तो इसका थर्ड एंगल भी 90 माइनस एक्स बचा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्या चीज इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है वो एक बार फिर से मैं बताता हूं। देखो ओवरऑल फाइनल रिजल्ट में आपको बताता हूं कि क्या आपको याद रखना है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है हमेशा, ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होता है। लेकिन ये ट्रायंगल याद रखना, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तभी ऐसा होगा, जैसे ये दोनों 90 90 है तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा ऐसा। तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ से हम सिमिलैरिटी का रूल लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, ट्राइंगल ए बी डी अगर मैं ले लेता हूँ तो वो सिमिलर होगी किसके, पहले तो ये देखो ए बी डी में डी 90 पे है और ए सी डी के अंदर भी डी 90 पे, तो डी की पोजीशन पर हम डी रख देंगे। ओके, अब ए बी डी का जो ए वाला एंगल है वो ए सी डी के सी के इक्वल है, तो ए की जगह हम सी को पुट करेंगे और बाकी जो बच गया वो बीच में हम रख देंगे, दैट इज ए। अब हम रेशियो लेंगे, साइड्स का रेशियो लेंगे। देखो ए डी पहला और तीसरा लिया है मैंने, तो इधर भी पहला तीसरा ही मुझे लेना पड़ेगा, सी डी इज इक्वल टू, इधर लिया है मैंने बी डी लास्ट के दो, तो इधर भी लास्ट के दो ही लूंगा मैं, ए डी। अगर मैं इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं then I will get AD square is equal to BD into CD, यहां से ये रिजल्ट आता है। अच्छा, जब भी तुम्हें इस रिजल्ट को प्रूव करना हो
तो हमें दो ऐसी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी जिसके अंदर दोनों में ए बी आता हो। ये रिजल्ट प्रूव करना है तो ऐसी दो ट्रायंगल जिनके अंदर दोनों में ए सी आता हो। खैर आपको ये रिजल्ट्स डायरेक्ट याद रखने हैं क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ and triangle ABC is not similar to triangle DEF, then which of the following is not true? कौन सा इनमें से सही नहीं है, ये मुझे बताना है। ओके देखो ट्रायंगल सिमिलर है, सीधा साइड्स का रेशियो लिखना शुरू करो। देखो पहले दो उठाओ, ए बी, इधर भी पहले दो, ई डी, ए बी बाई ई डी या डी ई भी लिख सकता हूँ मैं इसको। वो इक्वल होगा किसके, लास्ट के दो उठाओ, बी सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन डी एफ या एफ डी, कुछ भी लिख सकते हो आप। ये एफ डी इसके अंदर यूज हुआ इसलिए मैंने एफ डी लिख दिया, अदरवाइज आप डी एफ भी लिख सकते हो। इज इक्वल टू लास्ट फर्स्ट और थर्ड उठाओ, इधर भी फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि ए सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन ई एफ। ओके अब इनमें से बताना कौन सा ट्रू नहीं है। चलो चेक करते हैं। ए बी इंटू एफ डी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो ए बी इंटू एफ डी और डी ई इंटू बी सी ये इक्वल होंगे। ये किस में इक्वल आ रहा है, ये फोर्थ में इसमें इक्वल आ गया, यानी कि ये तो ट्रू है। ए बी इंटू एफ डी इज इक्वल टू बी सी इंटू डी ई, ये तो ट्रू हो गया। ओके इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी इंटू ई एफ, बी सी इंटू ई एफ ये रहा, और एफ डी इंटू ए सी ये रहा, फर्स्ट भी ट्रू है। अब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी इंटू ई एफ, ए बी इंटू ई एफ और डी ई इंटू ए सी, ए सी इंटू डी ई ये भी ट्रू है, यानी कि जो फॉल्स बचा वो ये बच गया। अब आप चेक भी कर सकते हैं इसको अगर आप चेक करना चाहें। देखो इसने दिया हुआ है बी सी इंटू डी ई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है इसने, बी सी इंटू डी ई किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी इंटू एफ डी के, लेकिन ए बी इंटू ई एफ लिख दिया, यही तो मिस्टेक की है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, विच इज नॉट ट्रू, जो कि ट्रू नहीं है। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दैट इफ इन टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड पी क्यू आर, दो ट्रायंगल्स दी हुई है और तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, देन कौन सी ट्रायंगल किसके सिमिलर होगी। देखो हमें ये तो क्लियरली पता चल गया कि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो बाय एस 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 ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगी, लेकिन हमें कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल ही लिखी हुई है हर एक ऑप्शन में, पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर, सी ए बी, ए बी सी, सी बी ए, बी सी ए, है वही एबीसी ट्रायंगल ही, बस कोरस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से इसका नाम चेंज होगा। तो हमें कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढने हैं, उसके ढूंढने का एक आपको मैं तरीका बताता हूँ। जब भी साइड्स का रेशियो दिया हुआ है हम उनमें सिर्फ कॉमन पार्ट ढूंढेंगे। जैसे पहले दो रेशियो को उठाओ, ए बी और इधर है बी सी, दोनों में बी आ रहा है, दोनों में बी आ रहा है, और नीचे क्यू आर और पी आर दोनों में आर आ रहा है, तो बी और आर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, बी और आर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, बी और आर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। अब चेक करो क्या कोई ऑप्शन में बी और आर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बन रहे हैं, मुझे तो ए में ही दिख रहा है और किसी में भी बी और आर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं है, क्योंकि देखो आर लास्ट में लिखा हुआ है, इधर बी लास्ट में। अब देखो इधर आर लास्ट में लेकिन इधर सी हो गया लास्ट में, बी आर और सी थोड़ी है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, इधर आर लास्ट में लेकिन इधर ए लास्ट में, ए और आर भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं है, इधर भी ए और आर लिखा हुआ ये भी नहीं है, तो ये गलत हो गए ऑप्शंस, ये इकलौता ही ऑप्शन सही बचा है ए। अगर आप बाकी के भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे लास्ट के दो रेशियोज को अगर मैं उठाता हूं, बी सी और सी ए दोनों में सी आ रहा है, वो किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, पी आर और पी क्यू दोनों में पी आ रहा है, पी के। ओके फर्स्ट और थर्ड को उठाते हैं हम, ए बी सी ए आ रहा है और क्यू आर पी क्यू क्यू आ रहा है, तो यानी कि अगर मैं ऐसे लेता हूं ट्रायंगल पी क्यू आर, वो सिमिलर किसके होगी, देखो पी के कोरस्पॉन्डिंग सी तो पहले सी लिखा जाएगा, क्यू के कोरस्पॉन्डिंग ए तो फिर ए लिखा जाएगा, और आर के कोरस्पॉन्डिंग बी फिर बी लिखा जाएगा। तो चेक करो फर्स्ट ऑप्शन में यही दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स निकाल के उनको सिमिलर शो कर सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इन द फिगर गिवन बिलो टू लाइन सेगमेंट्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। ये रहा AC एंड BD, सच दैट ये डायमेंशन दी हुई है, ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2.5 है और ये एंगल 50 है, ये वाला 30 है। एंगल PBA निकालना है, PBA यानी कि ये वाला एंगल मुझे निकालना है X। ओके, तो आप यहां से ये देख सकते हैं कि ये 50 है तो ये तो 50 होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, 50 होगा। अच्छा, अगर मैं इनका रेशो चेक करता हूँ साइड्स का तो 6/5 बन रहा है इधर, और इधर 3/2.5 बन रहा है। ये तो इक्वल है रेशो, आप चेक करके देख लो। 2.5 की 0 इधर गई, 30/25 जो कि 6/5 ही होता है, तो रेशो इक्वल है। मतलब कि देखो, अब दो साइड्स का रेशो इक्वल, AP PD इनका रेशो इक्वल है BP और PC के रेशो के, दो साइड्स का रेशो इक्वल और इंक्लूडिंग एंगल भी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट है 50-50। तो इसका मतलब बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल तो सिमिलर है, मुझे ये बात पता चल गई, ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो CPST से कोरोस्पोंडिंग पार्ट से अगर ये 30 है तो एंगल A भी 30 हो गया, अगर ये 30 है तो एंगल A 30 हो गया। अब देखो 50 + 30 80 और बचा कितना 100, क्योंकि टोटल सम क्या होता है, टोटल सम होता है 180। किसी भी ट्रायंगल के अंदर एंगल के तीनों एंगल्स का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 100, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 100 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल दी हुई है DEF एंड PQR, ये दो ट्रायंगल दी हुई है, DQ के इक्वल है, RE के इक्वल है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। देखो, सबसे पहले दो एंगल इक्वल है तो एंगल से ये सिमिलर तो हो गई, कौन सी ट्रायंगल किसके सिमिलर होगी वो हमें देखना है। सबसे पहले देखो, DQ के इक्वल है यानी कि D के कोरोस्पोंडिंग पार्ट हो गया Q। अच्छा, RE के इक्वल है यानी कि R का कोरोस्पोंडिंग पार्ट हो गया E, R का कोरोस्पोंडिंग पार्ट हो गया E। और एक ट्रायंगल है DEF यानी कि DE और RQ, ये कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स के नाम है इसके, DERQ। ओके, अब हम चेक करते हैं। देखो, किसी में ऐसा तो नहीं है कि DE और RQ कोरोस्पोंडिंग पार्ट की तरह ना यूज हो रहे हो। देखो बी ऑप्शन में DE और PQ आ रहा है, तो यही है जो नॉट ट्रू होगा। अच्छा, अब इसको और थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि ये तो हमने डायरेक्ट पता लगाया एंगल से ही। अब देखो, दो एंगल इक्वल है तो एंगल से ट्रायंगल सिमिलर है, कौन कौन सी सिमिलर है वो मैं लिख लेता हूँ। DEF सिमिलर होगी, देखो D के कोरस्पोंडिंग Q है तो पहले मैं Q लिखूंगा, फिर E के कोरस्पोंडिंग R है तो E की जगह मैं लिखूंगा R, अब जो बच गया वो मैं लिख दूंगा P। अब मैं रेशियो लेना शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होगा, DE/QR, DE/QR इज इक्वल टू EF/PR, EF/PR इज इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड DF/PQ, DF/PQ। ओके, अगर इन दोनों को इक्वल किया हुआ है तो वो सही होगा, DE/QR, ये रहा DE/QR इज इक्वल टू DE/QR, एक मिनट, ये यहाँ पर DF/PQ, ये ठीक है, ये इन दोनों को इक्वल किया हुआ है ऑप्शन सी में, सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, EF/PR, EF/PR इज इक्वल टू DF/PQ, ए ऑप्शन भी ठीक है क्योंकि इसमें इन दोनों को इक्वल किया हुआ है। ओके, इसके अंदर अगर मैं देख रहा हूं तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वल किया हुआ है, तो बी ऑप्शन बच गया जो कि इसमें किसी भी तरीके से इक्वल नहीं होगा, क्योंकि DE/PQ है ही नहीं कहीं भी, DE/PQ है ही नहीं। हाँ, EF/RP ये ठीक है, लेकिन DE/PQ नहीं आएगा यहाँ, तो इस वजह से हमें पता चला कि बी ऑप्शन इसका रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF एंगल B इक्वल है एंगल E के, एंगल F इक्वल है एंगल C के, एंड देखो दो एंगल आपस में इक्वल हैं, यहां से मुझे पता चला ट्रायंगल सिमिलर तो हो गई, सिमिलर हो गई, AB 3DE के इक्वल है, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिमिलर तो होगी लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, हर एक पार्ट इक्वल होता है, लेकिन इसने क्या बोल दिया कि AB है वो DE का 3 टाइम्स है, यानी कि अगर DEF ट्रायंगल ऐसे बन रही है तो ABC इसका 3 टाइम्स बन रही है, तो ये कॉन्ग्रुएंट कहां से हो सकती है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, हाँ सिमिलर हो सकती है, सिमिलर में शेप मैटर करता है, साइज का कोई मतलब नहीं है, शेप मैटर करती है, तो इसका मतलब ये सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसी के साथ ये MCQs वाला पार्ट हमारा कवर होता है। अब हम आते हैं एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस पर, जो कि ये मैं आपको बार बार बताता हूं हर वीडियो में, दैट बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एजर्शन और रीजन अगर ट्रू होंगे और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन एजर्शन की, तब ऑप्शन ए को टिक करना है हमें। बोथ ए एंड आर ट्रू, एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू है लेकिन आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब हम बी ऑप्शन चूज करेंगे। ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है, तब हम सी ऑप्शन चूज करेंगे। ए फॉल्स है और आर ट्रू है, तब हम डी ऑप्शन चूज करेंगे। देखो डी की एक खास बात यह है कि ये एक ही ऑप्शन है जिसमें एजर्शन फॉल्स है, इसमें भी एजर्शन ट्रू है, इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू है, तो कहीं भी एजर्शन फॉल्स आ जाए तो हमें रीजन को चेक करने की जरूरत नहीं, हम सीधा डी ऑप्शन लिख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 1। इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स, दो राइट ट्रायंगल दी हुई है, ओके, हल्का सा एक डायग्राम बना लेते हैं, ये दो राइट ट्रायंगल्स हो गई, लेट ABC एंड PQR, ये Q पे राइट एंगल बना दी मैंने और ये B पे राइट एंगल है। वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू एन एक्यूट एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, यानी कि इसका एक एक्यूट एंगल, लेट ये एंगल C इसके एक एक्यूट एंगल के इक्वल है R के, देन ट्रायंगल विल बी सिमिलर। यस, बिल्कुल करेक्ट है, ट्रायंगल सिमिलर होंगी क्योंकि एंगल एंगल क्राइटेरिया लग चुका है यहाँ पर। कैसे, देखो एक 90 90 ये तो दोनों के इक्वल है ही पहले से, और इसने बोल दिया एक एक और एक्यूट एंगल इक्वल है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया लग गया, और एंगल एंगल क्राइटेरिया लग गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये एजर्शन ट्रू हो गया। ओके, अब हम आते हैं रीजन पर। If the ratio of corresponding altitudes of two similar triangle is 3:5, then the ratio of their areas is 6:5। ये बिल्कुल गलत है। देखो एल्टीट्यूड्स का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर करने पर हमें एरिया का रेशियो मिलेगा। एल्टीट्यूड का रेशियो 3:5 है, मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो एरिया का रेशियो 925 के इक्वल होना चाहिए था, लेकिन ये तो 6 और 5 दे दिया, तो रीजन गलत है, लेकिन ये ट्रू है, यानी कि सी ऑप्शन की तरफ हमें जाना पड़ेगा, सी ऑप्शन में ऐसा होता है। ओके, सेकंड एजर्शन देखते हैं, दैट डी इज ए पॉइंट ऑन साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूं, डी पॉइंट है क्यू आर पे, तो P यहां ले लिया मैंने और क्यू आर इधर ले लिया, D कहीं भी पॉइंट हो सकता है, सच दैट PD परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री पर हमें लेना पड़ेगा, ये यहां हो गया 90 डिग्री पर, PD परपेंडिकुलर टू QR, देन PQD सिमिलर टू RPD नहीं, ये गलत है। देखो मैंने जो आपको, आप उस केस से कंफ्यूज मत होना जो हमने सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में शायद किया था, कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में ये केस आपको याद रखना है, ये 90 होता है उसमें, लेकिन उसमें ये वाला एंगल भी 90 दिया होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये वाला P एंगल 90 डिग्री नहीं दिया है। अगर 90 नहीं दिया है तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ, इन दोनों ट्रायंगल की, तो एक एंगल तो इक्वल हो गया लेकिन बाकी एंगल इक्वल नहीं हो पाएगा, यानी कि ए क्राइटेरिया नहीं लग पा रहा है, इसके अंदर नहीं लग रहा है, तो ये सिमिलर होगा, ये बिल्कुल गलत है। ओके, एजर्शन तो फॉल्स हो गया, अब हम आते हैं रीजन पर। इन द फिगर गिवन बिलो
ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये मैंने बनाया, ये वाला नहीं, जो ये साइड में जो डायग्राम दिया हुआ है, इफ एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, देन ए डी ई सिमिलर टू ए सी बी। यस, बिल्कुल ये करेक्ट होगा। अब आप कहेंगे इसमें कहाँ से एंगल एंगल दिख गया, इसमें भी तो एक एंगल है। देखो एक एंगल कॉमन भी तो है इसके अंदर, ए डी ई के अंदर एंगल ए आ रहा है, ए सी बी के अंदर एंगल ए आ रहा है, तो वो तो इक्वल होगा ही होगा। और एक एंगल इसने क्वेश्चन में दे ही दिया, दैट एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल डी और एंगल सी इक्वल है, और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी ले रखे हैं। देखो कैसे, ए डी ई मैंने लिया, अगर मैंने इधर ए डी ई लिया है तो अब देखो ए वाला कॉमन है तो इधर ए लिया जाएगा, ए लिया जाएगा इधर, और इसका एंगल डी इसके एंगल सी के इक्वल है, तो सेकंड पे डी है तो इधर सेकंड पे सी आएगा, जो बच गया वो तीसरे नंबर पे रख दो। तो इससे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी लिए हुए हैं, बिल्कुल करेक्ट सिचुएशन है ये, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा हो जाए कि एजर्सन फॉल्स है तो हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये हालांकि मैंने चेक किया है ताकि कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए हमारी। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा आता है और आपने देख लिया कि एजर्सन फॉल्स हो रहा है, तो आप उसको डी ऑप्शन डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, क्योंकि डी में क्या है, ओनली एक ही ऑप्शन है जिसमें एजर्सन फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। corresponding sides of two similar triangle are in ratio this। corresponding sides का रेशियो दो सिमिलर ट्रायंगल के अंदर ये है, if area of smaller triangle is 48 then the area of larger triangle is 108। चेक कर लेते हैं। देखो अगर साइड्स का रेशियो ये है तो मैंने आपको बताया कि एरिया का रेशियो इसका स्क्वायर हो जाता है, 2 3 स्क्वायर करेंगे 4 9, ये रेशियो हो गया एरिया का। तो फर्स्ट का एरिया मैं मान लेता हूँ 4x और सेकंड का एरिया मान लेता हूँ 9x, क्योंकि रेशियो 4 रेशियो 9 है। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो 4x है यानी कि स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया दैट इज 48, देन x की वैल्यू क्या हुई 48/4 दैट इज 12, तो लार्जर वाले का एरिया कितना होगा 9 इंटू 12 दैट इज 108, और इसने 108 ही दिया हुआ है, यानी कि एजर्सन ट्रू है, एजर्सन ट्रू है। अब हम आते हैं रीजन पर। रीजन में क्या है कि D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम, DBC पर कोई भी पॉइंट है, D कहीं पे भी हम पॉइंट ले लेते हैं, लेट यहां पर ले लिया। अब आगे दिया हुआ है एंगल ADC, ADC यानी कि ये वाला जो एंगल है, लेट ये कंप्लीट एंगल मैं X मान लेता हूं, इज इक्वल टू एंगल BAC, BAC ये कंप्लीट एंगल है, ये भी X है। देन CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। इसको हम एग्जैक्टली कंपेयर कर सकते हैं अपने उस क्वेश्चन के साथ जो मैंने आपको राइट ट्रायंगल वाला क्वेश्चन बताया था। ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखो इसमें भी ये 90 डिग्री है और ये कंप्लीट 90 डिग्री है, तो ऐसा हो गया था बिल्कुल सेम उसी क्राइटेरिया से। उसके अंदर भी हम यही कहेंगे कि बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर भी होगा इसके अंदर भी ऐसा ही होगा कि वो जो 3 रूल्स थे वो एज इट इज इसके अंदर भी फॉलो होंगे। तो हम चेक कर लेते हैं, सी ए स्क्वायर, ये सी है, इसका स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया था किसके इक्वल होना चाहिए, सी डी और बी सी का प्रोडक्ट। अब चेक करते हैं हम, सी डी और सी बी का प्रोडक्ट क्या यही ऑप्शन में दिया हुआ है, यस यस यही दिया हुआ है, इसका मतलब ये रीजन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका हमें चूज करना पड़ेगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 4, दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3√3 द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज 4.5। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको दो चीजें याद रखनी होंगी, एक तो इसकी हाइट जो कि होती है √3/2 इंटू साइड, और एक इसका एरिया जो कि होता है √3/4 साइड स्क्वायर। दोनों चीजें आप याद रखें, बार बार ये यूज होती रहती हैं, सिर्फ इसी में भी नहीं बल्कि
एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, तो ये आप डायरेक्ट याद रखें। तो अब देखिए ये हाइट दी हुई है, एल्टीट्यूड नहीं साइड दी हुई है, एल्टीट्यूड इसने बोला है 4.5 है क्या, हम चेक कर लेते हैं। एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, साइड कितना है 3√3, ओके देन √3 इंटू √3 3 हो गया, और एक 3 पहले से ही है, यानी कि 9/2, 9/2 कितना होता है 4.5 होता है, तो यानी कि ये तो ट्रू हो गया, एजर्शन ट्रू हो गया। अब हम बात करेंगे रीजन की, कि रीजन भी ट्रू है या नहीं, रीजन की और बात कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ अ लेडर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रिचेज ए विंडो, एक लेडर है जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वो 8 मीटर अबोव विंडो को रीच करती है, पहुंचती है वहां तक। ये 10 मीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर में नहीं होगा, इतनी छोटी लेडर नहीं होगी, ये 10 मीटर है। 10 मीटर लॉन्ग लेडर reaches a window 8 meter above the ground, then the distance between the foot of the ladder from the base of the wall, यानी कि ये डिस्टेंस, ये लेडर का फुट हो गया, ये वॉल का बेस हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये कह रहा है 6 मीटर है क्या। हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है वॉल, तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं। अगर ये फॉलो करते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट है, अगर नहीं फॉलो करते तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है। तो हम चेक करते हैं 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर क्या 10 का स्क्वायर आता है, चलो चेक करो, 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36, जो कि आ गया 100, यस 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर, यानी कि रीजन भी इसका करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमें इसीलिए बी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, हम इसके एमसीक्यूज और एजर्शन बेस्ड क्वेश्चंस कर चुके हैं, एजर्शन एंड रीजन बेस्ड। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो ओके टिल देन ऑल द बेस्ट।